जूलियस सीज़र विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ ड्रामा एक पॉलिटिकल ट्रेजेडी है, जिसमें उस ज़माने की सियासी अखलाकियात को बयान किया गया है। और ये भी इस ड्रामे से हमें पता चलता है कि ये सो कॉल्ड मोरालिटी या सियासी अखलाकियात जो हैं वो किस तरह तरतीब दी जाती हैं और उससे किस तरह फ़ायदा उठाया जाता है, और आम तौर पर जो आवाम है या मैसेज हैं वो किस तरह इस बयानी को कबूल करते हैं, और इस तरह इशराफिया जो है वो अपने मकासद हल हल कर लेती है और अपनी मर्जी की लीडरशिप जो है वो लोगों पर मुसल्लत कर देती है। इस ड्रामे में हमें और ये चीज़ महसूस होती है कि किस तरह के अवामल, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो, वो एक शख्सियत साजी पर किस तरह असरअंदाज होते हैं, और किस तरह एक शख्सियत को बनाने में या बिगाड़ने में, या उसको हीरो बनाने में, या उसको एक ट्रेजिक विलन बनाने में किस तरह अहम किरदार अदा करते हैं। यही कशमकश जो है इस ड्रामे की खूबसूरती है। और बाज़ औक़ात हमें लगता है कि ये 16वीं सदी का ये ड्रामा आजकल के पॉलिटिकल्स, चाहे वो पाकिस्तान की सूरत हाल हो या दुनिया में किसी जगह भी हो, ये पॉलिटिकल सूरत हाल जो है वो बिल्कुल अयां नज़र आती है। और आज भी लगता है ऐसा ऐसा है कि सियासी दाव पेच और सियासी मैदान में ऐसे ही हरबे इस्तेमाल किए जाते थे, जिस तरह शेक्सपियर ने अपने ड्रामे जूलियस सीजर में बयान किए हैं। इस ड्रामे में ये भी बताया गया है कि किस तरह हसद और बोगस जो है वो किसी इंसान पर जब गलबा हासिल कर ले तो वो किसी हद तक भी गिर जाता है और दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे इस नुकसान में पूरी कौम ही इसका खमियाजा भुगते। लेकिन एक बात और भी जो जूलियस सीजर में हमें समझ आती है, वो ये है कि जो सियासत है ये सही और गलत का इंतखाब नहीं है, बल्कि ये कुछ और मकासद लेके सामने आती है। और वो मकासद आमतौर पर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि अवाम और लोगों के लिए फ़ायदेमंद क्या चीज़ है। दरअसल जो धोखा दिया जा रहा होता है अवाम को कि आपके फ़ायदे और आपके लिए क्या चीज़ मुनासिब है, बेसिकली वो कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इस मैनिपुलेशन में वो सियासत का इस्तेमाल करते हैं। और यही सियासी अखलाकियात जो है अरसा दराज से वो रवाज में है, और आज भी लगता है ऐसे ही है कि लोग अपने ज़ाती फ़ायदे को लोगों का फ़ायदा साबित करके अपने मकासद हल करते हैं और इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। इस ड्रामे में बुनियादी तौर पर 2 मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ का ज़िक्र है। एक वो ग्रुप है जो अवाम की नुमाइंदगी करता है, और दूसरा ग्रुप जो है वो जो इशराफिया की नुमाइंदगी करता है। और इन दोनों की कशमकश ही ड्रामे की खूबसूरती है, और क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स भी जो है वो इसी तनाज़ुर में दिखाया गया है। इस ड्रामे में एंटोनी और ऑक्टेवियस जो है ये अशराफिया की नुमाइंदगी करते हैं, जबकि ब्रूटस और कैसियस जो हैं वो अवाम की नुमाइंदगी करते नजर आते हैं। और ये कशमकश जो है ड्रामे में एक इंतहाई खूबसूरत मोड़ पैदा कर देती है, और ये कशमकश जो है वो बेसिकली जूलियस सीजर के इख्तिताम का भी ज़रिया बनती है। इस ड्रामे में जूलियस सीजर जो है वो एक फातह के तौर पर रोम में वापस आता है, और इस खुशी में और उसकी इस बेपनाह कुर्बानियाँ जो वो रोम के लिए देता है, अवाम उसको बादशाहत की पेशकश करते हैं। बुनियादी तौर पर मार्क एंटनी उसको जूलियस सीजर को 3 दफ़ा ये पेशकश करता है कि वो रोम की बादशाहत कबूल कर ले। लेकिन कुछ अवामिल ऐसे भी हैं ड्रामे में, कुछ लोग ऐसे भी हैं, ख़ास तौर पर जो केसियस है उसको जूलियस सीजर की ये कामयाबी जो है नागवार गुजरती है, वो उससे हसद पैदा हो जाता है उसमें, और अपने हसद और बुग़्ज़ में ये फैसला कर लेता है कि वो हर सूरत में जूलियस सीजर को रोम की अवाम की नज़रों में गिराएगा, और इसके लिए वो साजिशों के जाल बुनना शुरू कर देता है। हत्ता कि वो सेनेट में अपने हमख्याल लोगों को इकट्ठा करता है और उनको वो बताता है कि अगर जूलियस सीजर बादशाह बन जाता है तो किस तरह अवामी हकूक़ सल्ब कर लिए जाएंगे, और बादशाहत का एक ऐसा दौर शुरू हो जाएगा जो अवाम के लिए तकलीफ देह बन जाएगा, और अवाम उसमें खुश नहीं रहेंगे, और वो एक नहायत ही ख़तरनाक तरीके से या खुफिया तरीके से अपने नज़रिए को अपने हमख्याल लोगों तक पहुँचाता है। और हत्ता कि वो इतना कामयाब होता है कि वो
जो ब्रूटस जो जूलियस सीजर का खास तरीन दोस्त है, उसको भी वो अपने बयानी की लपेट में ले लेता है और उसका एतमाद भी हासिल कर लेता है। और ब्रूटस को ये अंदाज़ा नहीं होता कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है, लेकिन कैसियस जो है वो अपने साजिशी ज़हन को इस्तेमाल करते हुए ये कामयाबी भी हासिल कर लेता है और सेनेट को मुकम्मल तौर पर वो जूलियस सीजर के खिलाफ कर देता है। ब्रूटस भी सेनेट में जूलियस सीजर के एक बातमाद दोस्त की बजाय एक छुपा हुआ दुश्मन साबित होता है, और जब वो अ, कैसियस के बयानिए में अपनी हाँ शामिल कर देता है, तो ब्रूटस कुछ इस तरीके से कहता है कि सीजर लेस आई लव्ड सीजर लेस बट आई लव रोम मोर। तो वो उससे प्यार करता है क्योंकि वो एक बहादुर और दिलेर इंसान है, वो वो शुजात का एक पैकर है। लेकिन अब वो कहता है कि ये एम्बिशियस है या ओवर एम्बिशियस है, इसके एम्बिशंस जो हैं वो रोम के लिए खतरनाक है। इसकी बहादुरी की मैं कदर करता हूँ, लेकिन जो इसके एम्बिशंस हैं कि वो लोगों के हकूक को सलब कर लेगा, वो रोम की बादशाहत में रोम को पीछे ले जाएगा, ये चीज़ें मुझे नागवार गुजरती हैं। और वो किस-किस के ख़्यालात को कुछ इस तरीके से बयान करता है। आजकल भी अगर आप देखें तो ख़ासकर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो एक मखसूस अदारा है जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो हमेशा एक एक सरेआम वो किसी डरते नहीं हैं, चाहे वो अपने दफ्तर में बैठे हों या चाहे वो किसी निजी महफ़िल में हों, तो वो ये बयान कर रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो सबसे पहले है। और आपको याद होगा कि जब मुशर्रफ ने भी इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया तो सबसे पहला उसका नारा यही था कि सबसे पहले पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि शख्सियत जो है वो पीछे रह जाती है और मुल्क जो है सबसे पहले है। और जब यही बात मुशर्रफ के लिए हुई तो उस वक़्त मुशर्रफ ने कहा नहीं कि मैं ही अगर हूँ तो ये मुल्क बच सकता है, अगर मैं ना हूँ तो फिर अपनी आखिरी तकरीर में वो कहता है कि पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़। तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट का जो एक बयानिया है कि वो सबसे पहले वो मुल्क को रखते हैं और शख्सियत को पीछे ले जाते हैं। तो ये इस किस्म का बयानी है जो लोगों पे असर करता है और लोग इसमें बहक जाते हैं, और अल्टीमेटली जब वो उस शख्सियत को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो दर हकीकत मुल्क को भी बाज़ औक़ात नुकसान पहुंचाने के दरपे होते हैं। और आम तौर पे अगर आप तमाम ममालिक दुनिया में जहाँ-जहाँ ये मामलात हुए हैं, अगर आप देखें तो उसका खमियाज़ा जो है, उस शख्सियत ने तो ज़रूर भुगता है, लेकिन अवाम भी बहुत बड़े कर्ब और मुसीबत में मुब्तला रहे हैं, और उनको फिर कई दहाइयाँ लग जाती हैं मुल्क को दोबारा अपने मुकाम पे आने के लिए या अवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ करने के लिए। अशराफिया जब ऐसे बयानिए तरतीब देती है, तो आम तौर पर अवाम इसके साथ खड़ी हो जाती है, और जो लोग इस बयानिए की शिद्दत को समझ रहे होते हैं, वो आम तौर पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। और उनकी खामोशी ही ज़्यादा तकलीफ देह हो जाती है पूरे मुल्क के निज़ाम के लिए, या उस वक़्त के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में उनका ना बोलना जो है, वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाता है। दूसरा, जब ये बयानिए तरतीब दिए जाते हैं, तो इनमें बड़ी एहतियात बरती जाती है। बड़े आला दिमाग हासिल किए जाते हैं, जो इस बयानिए को इस तरीके से तरतीब देते हैं कि कोई उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाएगा या उँगली उठाएगा तो उसको भी दुश्मन तस्वर किया जाएगा। और जब ये बयानिया तरतीब दे दिया जाता है, आला दिमाग सारे बैठ के जब ये बयानिया बना लेते हैं, तो फिर इस बयानी को पहुँचाने के लिए बेहतरीन मुकर्रर हायर किए जाते हैं, या उनको ढूँढा जाता है, और फिर वो बड़ी एहतियात के साथ इस बयानिए को अवाम तक मुंतकिल करते हैं। और इसमें इतनी एहतियात रखी जाती है कि अगर कल ये फायर बैक कर जाए ये बयानिया, तो ये बातें उनके ऊपर अपने ऊपर ना लागू हो जाएँ। तो ये इंतहाई चालाकी के साथ, सफ़ाकी के साथ तरतीब दिया जाता है, और फिर इसको पहुँचाने के लिए भी ख़ास तौर पर ऐसे लोगों को हायर किया जाता है, उनको ढूँढा जाता है, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि वो इस बयानिए को अवामी जलसों में या जो भी मीडिया का जो आजकल तरीक़ाकार है, वहाँ तक कैसे इसको पहुँचाना है। मार्क एंटोनी भी बेसिकली जब वो अवाम में जाके तकरीर करता है, तो वो इसकी एक शानदार मिसाल है, इस सारी कार्रवाई की एक शानदार मिसाल है कि वो किस तरीके से लोगों के रिएक्शन को देखते हुए जो उसने केसिस के साथ मिल के जो बयानिया तरतीब दिया है, या जिसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए ब्रूटस को ज़हनी तौर पर तैयार कर चुके हैं, उसको किस तरह अवाम तक मुंतकिल करता है, उनके रिएक्शन को देखते हुए वो अपनी स्पीच को तरतीब देता है।
اور وہ کسی حد تک لوگوں کے ذہنوں کو بنانے میں کامیاب ہو چکا ہوتا ہے۔ He says, for Brutus' sake, he finds himself beholding to us all. Will Brutus be no harm of Brutus here? This Caesar was a tyrant! That's certain. We are blessed that Rome is rid of him. You gentle Roman. Peace! Let us hear him. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is often interred with their bones. So let it be with Caesar. The noble Brutus hath told you Caesar was ambitious. If it was so, it was a grievous fault. Grievously hath Caesar answered it. Here, under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man, so are they all honorable men. Come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious. And Brutus is an honorable man. He hath brought many captives home to Rome, whose ransoms did the general coffers fill. Did this in Caesar seem ambitious, when that the poor have cried, Caesar hath wept? Ambition should be made of sterner stuff. Yet Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. You all did see that on the Lupercal I thrice presented him a kingly crown which he did thrice refuse. Was this ambition? Yet Brutus says he was ambitious, and sure, he is an honorable man. I speak not to disprove what Brutus spoke, but here I am to speak what I do know. You all did love him once, not without cause. What cause withholds you then to mourn for him? Judgment, thou art fled to brutish beasts, and men have lost their reason. Bear with me. My heart is there with Caesar, and I must pause till it come back to me. Methinks there is much reason in his sayings. If thou consider rightly of the matter, Caesar has had a great wrong. Has he, masters? I fear there will a worse come in his place. Mark ye his word. मार्क एंटनी जब अपनी स्पीच करता है तो वो बड़ी एहतियात के साथ अपने सारे बयानी को आगे बढ़ाता है और किसी मौके पर अवाम के इस ताल को उभरने नहीं देता, बल्कि वो उनके उनके ख्यालात को, उनके इस ताल को डिफ्यूज करते हुए अपने बयानी को आगे बढ़ाता है, हत्ता कि वो उनको अपना हम ख्याल बना लेता है। मार्क एंटनी इस पूरी स्पीच में ये भी पूरी एहतियात करता है कि उनको, आवाम को, या जिन सामीन के सामने वो ये बात कर रहा है, उनको किसी मौके पर साजिश की भनक महसूस ना हो। वो जो काम भी कर रहा है वो उनको वो बता रहा है कि ये मुल्क की सलामती के लिए बड़ा ज़रूरी है, और जब उनसे वो बात करता है तो वो उनको ऑनरेबल मैन कह के उनको चापलूसी के ज़रिए अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए वो अपनी बयानी को आगे बढ़ाता है। शेक्सपियर के मुताबिक सियासत मुखालफिन को दबाने और लोगों की आज़ादी छीनने और ताकत के बेजे इस्तेमाल का एक ख़तरनाक तरीक़ाकार है, और शेक्सपियर का ये नज़रिया जो सियासत के बारे में या पॉलिटिकल मोरालिटी के बारे में है, आज भी इतना ही रेलेवेंट है जितना 16वीं सदी में ये रेलेवेंट था। और ये बातें इस तरीके से अंदाज में बयान की जाती हैं कि अवाम जो है वो कभी भी इस साजिश को समझने से कासिर रहते हैं, और वक्त जो है वो आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। कैसियस की जो किरदार है वो एक हसद शख्स है, और उसका हसद जो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे है कि सीजर जो है वो रोम में इतना मकबूल क्यों है, और वो अपनी हसद की आग में जलते हुए ऐसे बयानिए को तरतीब देता है या ऐसी साजिश का जाल बुनता है
کہ وہ نہ صرف سیزر کی جان لے لیتا ہے بلکہ پورے روم کو تباہ کرنے میں بھی اس کا ہاتھ ہے۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح اقتدار کی لالچ یا ہوس جو ہے وہ انسان کو گھنونے سے گھنونا جرم کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے، اور اس کا ضمیر کسی موقع پر اس کو ملامت نہیں کرتا، اور پھر ایسے خیالات، ایسے حسد، ایسی جیلسی کا خمیازہ جو ہے پوری قوم کس طرح بھگتنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، اور چالاکی، دھوکہ دہی، سازش کس طرح سیاست کا سب سے اہم اوزار یا ہتھیار بن جاتے ہیں۔ لوگوں کی غلط ذہن سازی یا جھوٹے اور دھوکے سے جو ذہن سازی کی جاتی ہے وہ کس طرح عوام کے لیے، ملک کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہیں، یہ بھی جولیس سیزر سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ جہاں پہ ہمیں کیسیس کی سازش کا اندازہ ہوتا ہے، وہاں پہ ہمیں یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ ریاست پر مسلط اشرافیہ کس قدر تنگ نظر ہے، اور وہ اپنے مقاصد کے لیے کتنی گر سکتی ہے، اور ان کو سوائے اپنے اقتدار اور ہوس کے اور کوئی بہتری کی صورت نظر نہیں آتی۔ ان کی اپنی ہی بہتری کسی بھی ملک کی بہتری سمجھی جاتی ہے، اور وہ اس بہتری کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی ظلم کو یا کسی بھی غیر اخلاقی حرکت کو بے دریغ استعمال کرنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے، اور وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ سیزر کے قتل سے ہمیں ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ جو اشرافیہ ہے وہ کتنی بے رحم ہے، اور کس طرح ایک ہیرو جو ہے وہ ولن کی شکل دے دی جاتی ہے اس کو، اور وہ یہ مقاصد حاصل کرتے ہوئے بے رحم اور جس کو روتھ لیس اپروچ کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور صرف اپنے مقاصد کے لیے وہ کسی کا خون بھی کر سکتے ہیں، کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں، اور آنے والی نسلوں کی وہ بے پناہ نقصان میں شامل ہو جاتی ہیں۔ بروٹس اس پورے ڈرامے کا، جولیس سیزر ڈرامے کا ایک ٹریجک ہیرو ہے، کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل آئیڈیلزم کا شکار ہے۔ اس کی سوچ جو ہے وہ صرف ایک طرح وہ سوچنے کا قائل ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جو تمام چیزوں سے مقدم جو چیز ہے وہ صرف ملک ہے، اور اس ملک کو بچانے کے لیے کسی کی اگر جان لے لی جائے، کتنا بڑا ظلم بھی کرنا پڑے، تو اس سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو پولیٹیکل آئیڈیلزم وہ اچیو کرنا چاہتا ہے جو موجود نہیں ہے، اور ایک طرح کی سوچ جو ہے وہ اس کو اپنے عزیز ترین دوست کی جان لینے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ بروٹس ایک طرف تو پولیٹیکل آئیڈیلزم کا شکار ہے، دوسری طرف وہ سیاسی چالوں کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو کیسیس کی بنائی ہوئی چالیں ہیں یا مارک اینٹونی کی بنائی ہوئی جو چالیں ہیں ان کو وہ نہیں سمجھ سکتا، اور وہ ایک ایسا قدم اٹھاتا ہے جو اس کے لیے بھی خطرناک ہے، اور اس کو ایک اچھے انسان سے ایک ولن کی صورت دے دیتا ہے۔